तो क्या होता अगर यामाटो स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वानो आर्क के एंड आते आते तक सबको ये ऑलमोस्ट कंफर्म था कि यामाटो स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करेगी, बट एट लास्ट यामाटो वानो में ही रुक जाती है। देखते हैं अगर यामाटो स्ट्रॉ हैट्स के साथ चली जाती तो क्या होता। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वानो आर्क के लास्ट में लूफी ने काइडो को हरा दिया, एक ऐसा काम जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। वानो के लोग फाइनली पीस एंड फ्रीडम से सांस लेते हैं। एनी व्हाट इफ सीरीज है तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, जिस कारण वानो की नई महारानी बनती है हियोरी और मोमोनोस्के को वहां पर चपरासी का नौकरी मिल जाता है। मुझे तो ये भी बहुत ज्यादा लग रहा है मोमोनोस्के को वहां पर नौकर बना दिया जाता है। पर अब मेन टॉपिक पर आते हैं। इस अल्टरनेट यूनिवर्स में यामाटो वानो में रुकने का फैसला नहीं करती। वो भी सोचती है बिल्कुल ओडिन की तरह समुद्र में जाकर बिल्कुल फ्रीडम से अपनी लाइफ को जीना। उसके आंखों में एक ही सपना था लाफ टेल तक पहुंचने का, जिस कारण वो डिसाइड करती है लूफी के साथ जाने का। जैसे ही सनी शिप पानी में फ्लोट करना स्टार्ट करता है, पीछे से यामाटो दौड़ती हुई आती है और इस बार उसे रोकने के लिए कोई नहीं था। वो सीधे जंप करती है स्ट्रॉ हैट्स के शिप पर। क्रू में एक नए मेंबर के आने के कारण स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के लिए ये एक बड़ा मूवमेंट बन जाता है एंड उनका क्रू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड स्ट्रॉ हैट्स के क्रू में अब दो मिथिकल जोन डेविल फ्रूट यूजर्स आ जाते हैं और टोटल 3 कंफर्म्ड कॉन्करर्स हाकी यूजर्स आ जाते हैं, जिसमें क्या है लूफी, जोरो और अब यामाटो भी ऐड हो जाती है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले क्रू में यामाटो के रिलेशन की बात करते हैं। लूफी के लिए यामाटो एक सोल सिबलिंग जैसी होगी। इन दोनों का कनेक्शन इंस्टेंटिव है, भले ही इनका नेचर अलग अलग है, पर अब भी इनका कोर बिलीफ सेम है, जो कि है फ्रीडम। एस ने ऑलरेडी यामाटो को लूफी के बारे में बहुत कुछ बता रखा है और एस के डिस्क्रिप्शन के कारण यामाटो लूफी को पायरेट किंग मानने लगती है। उसने ओडिन का बुक पढ़ रखा था एंड उसे लूफी में गोल्डी रॉजर का विल दिखता है। और लूफी एक ऐसा बंदा है जिसे तुम्हें दोस्ती करने के लिए सालों की जरूरत नहीं है। अगर लूफी को तुम पसंद आ गए तो इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी दोस्ती 1 साल की है या फिर 1 दिन की। लूफी तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दे। ऑनेस्टली बताओ तो इस लाइन को बोलते बोलते मुझे सच में बोन चैन की याद आ गई। एनीवेज, इनके बीच कोई भी रोमांटिक कनेक्शन तो नहीं होगा, ये सिर्फ प्योर सिबलिंग बॉन्ड रहेगा। जोरो की बात करें तो ये दूसरे वॉरियर्स को रिस्पेक्ट देने वाला बंदा है। जोरो एंड यामाटो दोनों ही वॉरियर है जिनका कोड ऑफ ऑनर उनका बॉन्ड बनाता है। जब यामाटो पहली बार शिप में आती है तो जोरो थोड़ा कॉशियस तो रहता है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो काइडो की बेटी। पर धीरे धीरे रॉबिन की तरह यामाटो भी जोरो का ट्रस्ट अर्न कर लेती है। जोरो एंड यामाटो के बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट रहता है। इससे ज्यादा अगर यामाटो जोरो के साथ घूमती है तो वो कुछ ही दिन में इसी की तरह पियक्कड़ बन जाएगी। अब आते हैं सांजी पर। सांजी के लिए स्ट्रॉ हैट क्रू अब हेवन बन चुका है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सुंदर लड़की क्रू में। पर सांजी कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाता है, क्योंकि कई बार यामाटो खुद को ओडिन बोलने लगती है एंड यामाटो थोड़ी सी मर्दाना औरत है। जैसे तुम्हें याद होगा यामाटो गर्ल्स के साथ नहाने नहीं जाती है, चली जाती है लड़कों के साथ नहाने। तो क्रू में ऐसे ऐसे मूवमेंट्स और सांजी का नोज ब्लीड काफी कॉमन हो जाएगा। अब अगर बात करें नामी की, यामाटो एंड नामी का रिश्ता सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इनिशियली नामी भी थोड़ी सस्पिशियस होती है क्योंकि ये काइडो की बेटी है, लेकिन यामाटो का नेचर नामी को भी पिघला ही देता है। यामाटो को नामी इंस्पायर करती है, एक ऐसी लड़की जो बिना पावर के भी क्रू की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है। नामी के बिना स्ट्रॉ हैट्स एक दिन नहीं चल सकते और ये फैक्ट है। फाइटिंग की बात अलग है, पर नामी नेविगेशन के मामले में क्रू में काफी क्रूशियल रोल निभाती है। नामी को एक ट्रस्टेड फीमेल एलाई मिल जाता है और पहले से स्ट्रॉ हैट्स में फीमेल्स का बॉन्डिंग काफी अच्छा था और अब ये तीनों मिलकर अपना मॉन्स्टर ट्रियो बनाएंगे। सबकी बात चली रही है तो नेक्स्ट है रॉबिन। रॉबिन एंड यामाटो का कनेक्शन काफी अलग रहेगा। यामाटो भले ही बड़ी हो चुकी है और काफी ताकतवर है, पर वो एक बच्ची जैसी है एंड रॉबिन उसे अच्छे से संभालेगी। ऊपर से यामाटो ओडिन की डायरी पढ़ सकती थी एंड रॉबिन पोने क्लिफ पढ़ सकती थी। दोनों का ही नॉलेज एक दूसरे को कंप्लीट कर देता है। रॉबिन यामाटो को थोड़ी मैच्योरिटी एंड कंट्रोल सिखाती है एंड यामाटो रॉबिन के लिए किसी बॉडीगार्ड की तरह बन जाती है और दोनों के ही बीच एक काफी डीप इमोशनल बॉन्ड बनता है। चॉपर के लिए यामाटो एक बिग सिस्टर फिगर होती है। स्टार्टिंग में तो चॉपर यामाटो के बीस्ट फॉर्म को देखकर बहुत डरता, पर धीरे धीरे चॉपर यामाटो से भी काफी फ्रेंडली हो जाता है। फ्रैंकी यामाटो के माकामी फॉर्म से फैसिनेटेड हो जाता है और उसके वुल्फ फॉर्म के लिए एक स्पेशल टेक बनाता है, जिससे कि यामाटो को अपने आइस ब्लास्ट में और अच्छे से कंट्रोल मिलता है। यामाटो उसे शिप रिपेयर करने में भी कभी कभी मदद किया करती है। ब्रुक यामाटो के लिए एक इमोशनल आउटलेट बन जाता है। ब्रुक के इमोशनल सॉन्ग्स यामाटो को हर बार इमोशनल कर देते हैं और हो सकता है जब भी ब्रुक यामाटो के पैंटीज देखने को कहता है ये दिखा भी देती। जिनबे एंड यामाटो दोनों ही ट्रेडिशनल वॉरियर वैल्यू में बिलीव करते हैं। दोनों के बीच एक साइलेंट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। इन शॉर्ट यामाटो बहुत कम टाइम में क्रू में काफी अच्छे से घुल मिल जाती है। इन कॉम्बैट स्ट्रेंथ में यामाटो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो इजीली 4th स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉ हैट बन जाती है। फर्स्ट पर तो अभी लूफी ही है, सेकंड पर जोरो आ जाता है एंड थर्ड पर सांजी। एनीवेज, एक तरह से स्ट्रॉ हैट्स का फैमिली कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद फाइनली शुरुआत होता है एक नए सफर का। अब क्रू का डायनामिक तुरंत ही चेंज हो चुका है। यामाटो ने क्रू में अपनी जगह क्विकली एस्टैब्लिश कर ली और ये मूवमेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक आई ओपनर बनता है। स्ट्रॉ हैट्स में अब सिर्फ एक योंको कैप्टन नहीं बल्कि काइडो की बेटी भी है, जिसके पास उसी की तरह एक मिथिकल जोन फ्रूट है। तुरंत ही वर्ल्ड गवर्नमेंट यामाटो की बाउंटी रिलीज करेगा जो कि 1 बिलियन बेरी का होगा। एगेड आर्क एंड एल्बाफ आर्क में हमें इनके रिलेशन को काफी अच्छे से दिखाया जाएगा और इसी के साथ ब्लैक बियर्ड भी अलर्ट हो जाता है। काइडो के क्रू के बचे खुचे जितने भी लोग होते हैं वो सभी पीछे पड़ जाते हैं यामाटो के। उनके हिसाब से यामाटो ने काइडो को बिट्रे कर दिया है, लेकिन यामाटो हर बार उन्हें पीट पाट कर भगा देती थी और वो डिसाइड करती है अपनी कहानी खुद लिखने का। एल्बाफ आर्क में यामाटो साबित कर देती है कि वो एक ट्रू वॉरियर है एंड उसका ब्रूट फोर्स किसी से कम नहीं। उसने एल्बाफ रिचुअल्स में हिस्सा लिया, जायंट वॉरियर्स के कोड को रिस्पेक्ट किया एंड सब चीज सही चल रहा था। स्ट्रॉ हैट्स पार्टी कर रहे थे, पर अगले दिन यामाटो एंड रॉबिन एक इंपॉर्टेंट पोने क्लिफ को लोकेट करते हैं, जिससे कि वो लोग सीधा जा सकते थे लाफ टेल। यामाटो के पास ओडिन की डायरी थी एंड रॉबिन पोने क्लिफ पढ़ सकती थी और इन दोनों को मिलाकर रॉबिन ने एंशिएंट कोड को क्रैक कर लिया। स्ट्रॉ हैट्स अब वन पीस के काफी करीब आ जाते हैं, लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं होता, क्योंकि ब्लैक बियर्ड को जैसे ही पता चलता है यामाटो के पास एंशिएंट इन्फो, ब्लैक बियर्ड
इंजर्ड एल्बाफ पर हमला कर देता है, जिसका टारगेट होती है यामाटो, क्योंकि उसके पास काइडो के सीक्रेट पोनेक्लिफ का पीस था जो उसने ओडिन की डायरी से एक्सट्रैक्ट किया था। स्ट्रॉ हैट्स को इस सब का कोई अंदाजा नहीं है कि ब्लैक बियर्ड उनके लिए आ रहा है। वो एल्बाफ के जंगल में थे जहां पर काफी तेज हवाएं चल रही थी। वो लोग एक एंशिएंट पोनेक्लिफ के लोकेशन का क्लू ढूंढ रहे थे। एल्बाफ के जायंट्स के साथ उनका अलायंस बन चुका है। डोरी एंड ब्रोगी जैसे लेजेंड्स उनके एलाई बन गए। रॉबिन एंड यामाटो मिलकर एंशिएंट रूइंस को डिसाइफर कर रहे थे। सभी स्ट्रॉ हैट्स क्लू ढूंढने की कोशिश कर ही रहे थे, पर तभी हवा और ज्यादा तेज हो जाता है और बादल पूरा डार्क। ब्लैक बियर्ड के हंसने का आवाज आता है और ब्लैक बियर्ड पायरेट्स वहां एम्बुश कर देते हैं। और ये कोई छोटी फाइट नहीं है, ये फुल स्केल योंको वर्सेस योंको का कन्फ्रंटेशन है। ब्लैक बियर्ड का सिर्फ एक ही टारगेट होती है यामाटो। ईच जानता है कि यामाटो के पास ओडिन की डायरी है और साथ में वो टुकड़ा जिसमें लाफ टेल का फाइनल हिंट छुपा है। उसका मकसद सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स को हराने का नहीं बल्कि यामाटो को कैप्चर करने का। ब्लैक बियर्ड बोलता है काइडो की बेटी, तुम्हारे अंदर वो चाबी है जिसके बिना वन पीस को ढूंढना इम्पॉसिबल है। और यामाटो खुद इनसे बिल्कुल नहीं घबराता, वो सीधे लड़ने चली जाती है फ्रंट लाइन। उसका मिथिकल वुल्फ फॉर्म ग्लो करता है, पूरे जंगल में आइस स्टॉर्म जैसा ऑरा फैल जाता है। एंड अब ये क्रू वर्सेस क्रू का बैटल स्टार्ट होता है, जिसमें लूफी तो लड़ता है ब्लैक बियर्ड से। दोनों योंको फाइनली टकराते हैं। लूफी को वैसे एक ब्लैक बियर्ड कुछ खास पसंद नहीं था, पर अब उसने लूफी को एक अच्छा खासा वजह भी दे दिया उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। लूफी अपने गियर 5 नीगा फॉर्म में जाता है, ब्लैक बियर्ड के डार्क फ्रूट को आउटपेस कर देता है। ये फाइट कार्टूनिश, केओस और डार्कनेस का मिक्सचर होता है। और लूफी ब्लैक बियर्ड से कहता है कि तुम्हारे जैसा कोई पायरेट किंग नहीं बन सकता। अभी यामाटो पर शिरियो पीछे से अटैक करता है। यामाटो उसे किसी तरह डॉज तो कर लेती है, पर शिरियो का इनविजिबिलिटी और स्वॉर्ड्स प्ले उसे काफी दिक्कत देता है। पर यामाटो का आइस पावर्ड कॉन्करर्स हाकी भी कमजोर नहीं था। यामाटो अपने न्यू मूव को एक्टिव करती है और वो एक रैपिड फ्रॉस्ट अटैक करती है जो इनविजिबल एनिमी को भी ट्रेस करके मारता है। इस बैटल के कारण जंगल के अंदर एक फ्रोजन फील्ड बन जाता है। रॉबिन एंड चॉपर मिलकर डॉग क्यू एंड स्ट्रॉन्गर से लड़ते हैं। रॉबिन अपने क्लॉज से डॉग क्यू के ट्रिक्स को काउंटर करती है, वहीं चॉपर डिस्कवर करता है कि ब्लैक बियर्ड के कर्स एप्पल बॉम्ब को कैसे नलीफाई किया जाए। फ्रैंकी एंड उसप मिलकर लड़ते हैं वेनागुर एंड बर्गस। फ्रैंकी का वानो स्टाइल मेका आर्मरी, उसप का हाकी अपग्रेडेड स्लिंग शॉट, बर्गस के ब्रूट स्ट्रेंथ एंड टेलीपोर्टिंग स्नाइपर वेनागुर से टकराते हैं। जोरो एंड सांजी दोनों मिलकर लड़ते हैं कुजान से। बाकी ये स्ट्रॉ हैट्स दूसरे कैरेक्टर्स को संभालते हैं। तभी एक टर्निंग पॉइंट आता है जब शिरियो यामाटो के चेस्ट पर एक गहरा वुंड देता है एंड शिरियो यामाटो पर फिर से एक गहरा अटैक करने की कोशिश करता है। यामाटो अपने पावर लिमिट्स को पास कर देती है और उसका बॉडी ग्लो करने लगता है, उसका आईज बर्न करने लगता है और उसके अंदर से डिवाइन फ्लेम निकलता है। दरअसल ये था यामाटो का जोन फ्रूट अवेकनिंग। यामाटो शिरियो पर अपना एक बहुत ताकतवर मूव करती है, जो कि कॉन्कर्स हाकी से इन्फ्यूज्ड ब्लास्ट होता है, जिससे शिरियो तुरंत ही वहां गिर जाता है और ब्लैक बियर्ड के सभी क्रू को फ्रीज कर देती है। इवन ब्लैक बियर्ड इसे देखकर शॉक हो जाता है। ब्लैक बियर्ड यामाटो को मारने के लिए जाता है, पर बीच में आ जाता है लूफी। अब लूफी एंड यामाटो मिलकर एक फाइनल कॉम्बो अटैक मारते हैं, जैसे लूफी का बजरंगन एंड यामाटो का वुल्फ गॉड। और ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ब्लैक बियर्ड को ये फोर्स कर देता है रिट्रीट करने के लिए। ब्लैक बियर्ड जितनी तेजी से वहां आता है उतनी तेजी से वहां से भाग जाता है। और इस फाइट के खत्म होने के बाद ये लोग जिस हिस्से में लड़ रहे थे वो पूरा बर्फ में जम चुका है। इवन जायंट्स तक शॉक हो जाते हैं यामाटो के पावर को देखकर। और यामाटो ने अपने लिमिट्स को काफी हद तक पुश किया था, इस कारण यामाटो अनकॉन्शियस हो जाती है। रॉबिन उसके हाथों को पकड़ लेती है, चॉपर उसका इलाज करता है और अगले दिन इसका खबर वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास भी चला जाता है और वो लोग अब यामाटो को एक एस रैंक थ्रेट कंसीडर करने लगते हैं। यहाँ पर सभी स्ट्रॉ हैट्स की बाउंटी भी बढ़ जाती है। ब्लैक बियर्ड अपने पायरेट आइलैंड में जाकर बिल्कुल गुस्सा था, उसे बहुत ज्यादा चोट आया था जिसे वो ठीक कर रहा था और वो जोर से स्ट्रॉ हैट चिल्लाता है और कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें खत्म करूंगा। पर अब एक न्यू एरा का स्टार्ट हो चुका है। यामाटो अब काइडो के शैडो में नहीं, यामाटो ने भी वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया। पूरा वर्ल्ड अब यामाटो को द वुल्फ ऑफ द स्ट्रॉ हैट्स कहते हैं और इसी के साथ स्ट्रॉ हैट्स अपना जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में बताना वीडियो कैसा लगा और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना।